आज हम लोग इटली के एकीकरण पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति से पूर्व इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में कोई आपसी संगठन नहीं था तथा कुछ राज्य विदेशियों के अधीन थे। इटली का अस्तित्व जो था केवल भौगोलिक मात्र था, उसका राजनीतिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं था। फ्रांस की क्रांति की स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर इटली वासियों के मन में भी ये संचार हुआ कि हमारा भी एकीकरण हो। इसी क्रम में इटली के एकीकरण के जब कोशिश लोग कर रहे थे तो नेपोलियन ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। नेपोलियन ने नेपोलियन का उदय हुआ है फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा होगा। इसी में जब नेपोलियन का उत्थान चल रहा था तब प्रेसवर्ग की संधि हुई थी, जिसके पश्चात नेपोलियन ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, जिसका प्रभाव 8 वर्ष तक इटली पर रहा। जब ये प्रभाव था तो नेपोलियन ने बहुत बड़ा काम किया कि उसने अपने सगे संबंधियों को इटली में सेनापतियों या बड़े बड़े पदों पर स्थापित कर दिया। इटली के द्वारा जो इटली ने क्या किया, नेपोलियन को भी युद्ध में बड़ी सहायता दी। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया से वेनिस छीनकर इटली में मिला दिया है। मतलब नेपोलियन की जो महाद्वीप व्यवस्था थी उस तहत उसने ये सब बहुत काम किया। नेपोलियन ने जो रोम का पोप था उसकी परवाह न करते हुए स्वयं को आपको रोम का बादशाह घोषित किया। ठीक है, उसके इन कार्यों ने क्या किया, इटली के एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से इटली वासियों के मन में ये बात आने लगी कि कि हम भी इस सब जो पुरानी परंपराएं हैं, प्राचीन राजतंत्र है, उससे हमें निजात मिल सकता है। और अप्रत्यक्ष रूप से उसके मन में चीज़ें विकसित होने लगी। इसलिए फिर क्या हुआ, इटली की जो एकीकरण की भूमिका है वो कहा जाता है कि नेपोलियन के प्रयासों के फलस्वरूप होने लगा। लेकिन जब नेपोलियन का पतन हो गया और इसी बीच में 1815 में वियना कांग्रेस ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इस रोल प्ले में क्या हुआ कि इटली का विखंडन बहुत ज़्यादा हो गया, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर में मैप के थ्रू समझाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इटली के एकीकरण में कई सारी बाधाएं आने लगी थी। जैसा मैं लिखा हुआ है, पोप का साम्राज्य। जो पोप का साम्राज्य था वो इस समय बहुत शक्तिशाली राजसत्ता के फलस्वरूप इटली के टुकड़े हो गए थे। पोप के राज्य को जीता नहीं जा सकता था, क्योंकि उसमें पोप था, यूरोप के रोमन कैथोलिक जनता को डर लगता था कि कहीं ऐसा ना कि वो बिगड़ जाए, हम स्थापित ना हो जाएं। ठीक है, यूरोप के शक्तिशाली राज्य जो थे पोप के बहुत बड़े समर्थक थे। जब तक पोप के हाथों में शक्ति रहती तब तक ये संभव नहीं था कि इटली का एकीकरण हो जाएगा। तो एक बड़ी समस्या थी कि पोप का जो साम्राज्य है बहुत बड़ा फैला हुआ है और इसको कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे उससे मुक्ति प्राप्त किया जाए। दूसरा पॉइंट है ऑस्ट्रिया का विदेशी प्रभाव। जो इटली ऑस्ट्रिया का विदेशी प्रभाव उसके एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था। ऑस्ट्रिया जो थी इटली के उत्तर दिशा में था। ठीक है, वहाँ हैब्सबर्ग के राजवंश में था और वहाँ मैडोना, परमा, टस्कनी तथा दक्षिण में 2 सिसिलियों में राज्यों ने अड्डा जमा रखा था और ये छोटे छोटे राज्य जो थे ऑस्ट्रिया पर निर्भर करते थे। तो ये समस्या भी थी कि इन सब से हम कैसे निपटें, क्योंकि मैंने आपको बताया वियना कांग्रेस के बाद ये स्थिति और ख़राब वहाँ की हो गई। अब जो प्रांतीय समस्याएं क्या थी, जो प्रांतीय बाधा सबसे बड़ी इटली का मतलब विखंडन कर रही थी वो थी कि उनकी आपस में ही द्वेष था, वो एक दूसरे से चिढ़े हुए थे। ठीक है, और एक दूसरे से इनमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। इटली के प्रांत, नगर तथा जनमानस में आपसी मतभेद बहुत था। ये बड़ी समस्या थी।
नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न राज्यों के राजवंशियों की ईर्ष्या। तो इटली के जो विभिन्न प्रांत थे वो बहुत सारे थे और वो एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे। उनमें त्याग की भावना का जस्ट बहुत अभाव था। वे राष्ट्रीय एकता के हेतु अपने स्वार्थों को त्यागना नहीं चाहते थे। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अपने उसके कारण कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे पास सेना बहुत ज़्यादा है, मेरे पास उपजाऊ क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा है। इसकी वजह से वो लोग क्या करते थे कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास नहीं था। और इटली के एकीकरण में विभिन्नताएं थी मतों में। वो कुछ लोग गणतंत्र के समर्थक थे और कुछ लोग क्या थे, राजतंत्र के थे। कुछ लोग पोप को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस तरह से एकीकरण में जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि सभी लोग अपने अपने मतों से को आगे बढ़ाकर सिद्ध करना चाहते थे और इसीलिए एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर ये भी देखने को हमको मिलती है। ठीक है कि जैसा कि मैप में मैंने दिखाया है कि 1815 में इटली की स्थिति क्या थी। जैसे आपको पता है कि वियना कांग्रेस जो 1815 में हुई और ये वाटरलू के युद्ध के बाद हुई। वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट। उसको पराजित करने के बाद वियना कांग्रेस की स्थापना हुआ और वियना की कांग्रेस की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था ने क्या किया, उसके जो आदेश थे उस व्यवस्था ने उसके आदेशों ने क्या किया कि जो नेपोलियन की जो व्यवस्थाएं थीं वो पूरी तरह से समाप्त कर दी और उसने इटली में प्राचीन निरंकुश राज्यों का पुनरुद्धार कर दिया, पुरानी व्यवस्था फिर से लागू कर दी और इटली में अनेक छोटे छोटे राज्यों को इटली को बांट दिया गया। देखिए जैसे मैप में दिखाया गया है, जो ब्लू रंग से आइडेंट किया गया है वहाँ पर, यहाँ पे नेपल्स और सिसिली जो है वो किसको दे दिया गया? बुर्बो वंश के राजकुमार फर्डिनेंड प्रथम को यहाँ गद्दी पे बैठा दिया गया। बुर्बो वंश फ्रांस का था। परमा में ऑस्ट्रियन राजकुमारी मेरी लूस को दे दिया गया। टस्कनी को हैब्सबर्ग वंश के राजकुमार फर्डिनेंड तृतीय को दे दिया गया। लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया को दे दिया गया और जो रोम था वो रोम के में पोप जो थे पायस सप्तम को गद्दी पे बैठा दिया गया। सिर्फ सर्डिनिया और पीडमांट सिर्फ दो स्थान थे जो पिंक कलर से मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाइड है। वो इटली का प्रभाव, एकमात्र इटली का राष्ट्रीय राज्य रह गए थे और यहाँ पर ये जो थे इटली, उनको राजा विक्टर एमेनुअल को दे दिया गया। तो इस तरह जो हम देखते हैं कि 1815 में इटली का विखंडन बुरी तरह कर दिया गया। अब स्थिति ये थी कि ऑस्ट्रिया जो था वो पूरी तरह से इटली का भाग्य विधाता बन गया था। 1815 में इटली की शोचनीय स्थिति को मैजिनी ने इस प्रकार डिस्क्राइब किया है, जैसा बताती हूँ मैं आपको। हमारा ना कोई झंडा है, ना कोई राजनीतिक नाम और ना यूरोप के राष्ट्रों के मध्य हमारा कोई स्थान। हमारे पास कोई सम्मिलित बाजार है, ना कोई सम्मिलित तत्व। इन बातों से हम महसूस कर सकते कि इटली की जो स्थिति थी, राजनीतिक एकता थी, वो कितनी विखंडित हो चुकी थी और उसको एक पुनः एकीकरण प्रयास करना ये कितना ज़रूरी था कि एक मजबूत और सशक्त राज्य बनाया जाए। इसके लिए हम अब आगे पढ़ेंगे। 1815 से लेके 1850 के मध्य इटली की एकता के लिए कई प्रयास किए गए। अब जो प्रयास किए गए वो उनसे सफलता तो नहीं मिली, लेकिन एकीकरण का जो आधार बन गया। हम थोड़ा संक्षेप में बताना चाहेंगे कि वो क्या प्रयास थे। कार्बोनेरी संगठन बनाया गया। इस संगठन का जो काम था वो राष्ट्रवादी देशभक्तों को स्थान स्थान पर गुप्त समितियां थी इनकी और संगठित करते थे लोगों को और लोगों को उनका उद्देश्य था कि विदेशियों को इटली से बाहर कैसे निकाला जाए, इटली में वैधानिक शासन की स्थापना को करना इनका उद्देश्य था मेन। 1920 और 21 के बीच में विद्रोह हुए, इटली में विद्रोह हुए और नेपल्स और पीडमंट में देशभक्तों द्वारा विद्रोह का झंडा गाड़ा गया।
लेकिन ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के कारण ये विद्रोह कुचल दिया गया। इसी क्रम में 1830 और 31 में विद्रोह हुए। इन विद्रोहों में नेपल्स और पीडमंड के विद्रोहों को जो विद्रोहियों को की असफलता के बाद प्रतिक्रिया कठोर शासन प्रारंभ हो गया। अब असंतोष की ज्वाला तो जल ही रही थी इनके मन में, तो फिर से 1830 में फिर क्रांति हो गई। फ्रांस में तभी क्रांति हो गई और उस क्रांति की जो आग थी वो इटली तक पहुंच गई। ठीक है, अनेक राज्यों के शासकों को उस समय प्राण बचाकर भागना पड़ा, और लेकिन ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के कारण पुनः पुराने राज्य की स्थापना हुई और विद्रोहियों का दमन कर दिया गया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि मैजनी जो एक सफल कार्यकर्ता थे इटली के, उन्होंने युवा इटली बनाकर एक वहाँ पर एकीकरण का प्रयास किया। उनकी एक संस्था थी यंग इटली या युवक इटली, तो उसका संस्था बनाई और उनका उद्देश्य था संस्था के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार करना। उनका कहना था मेजनी का, इटली के बिखरे हुए राज्यों की परंपरा और ऐतिहासिक स्मृतियां एक हैं। उन्होंने 2 वर्ष में उनके प्रयासों से 60,000 के आसपास सदस्य अपने जोड़ लिए और ये इस प्रकार राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए इटली में एक प्रबल जनमत तैयार हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह इटली के एकीकरण के लिए कई प्रयास किए गए और इटली के एकीकरण का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था कि हम कैसे अपने राष्ट्रीयता को पुनः प्राप्त करें और देश को फिर से जोड़ें।